चार दोस्त एक हॉन्टेड मैंशन को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन यह प्लान उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो आखिर उनके साथ क्या हुआ और इस मैंशन के हॉन्टेड होने के पीछे की कहानी क्या है? इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और ये कहानी एक तमिल हॉरर फिल्म डी मॉन्टे कॉलोनी की है। तो फिल्म की शुरुआत में हम चार दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम थे राघव, सचिन, विमल और श्री। चारों अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। जहां राघव एक स्टोरी राइटर था जो कि हॉलीवुड जापानीज मूवीज की कहानी को कॉपी करके अपनी लैंग्वेज में लिखता था। सचिन एक प्लम्बर था। विमल क्लाइंट्स की फोटोज लेकर उन्हें एडिट करता था और श्री यूजुअली अमीर लेडीज के साथ समय बिताने के बदले उनसे पैसे लिया करता था। एक रात फ्रस्ट्रेशन में ये पीने का प्लान बनाते हैं और इनके पैसे श्री दे रहा होता है क्योंकि पैसे तो वही कमाता है। पीने के बाद नशे की हालत में राघव ने डिमोंटे कॉलोनी के एक हॉन्टेड मेंशन के बारे में बताया जिसे एक्सप्लोर करने का ये लोग प्लान बनाते हैं। सचिन जो कि भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा डरता था, उसने वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन इसके दोस्त उसे जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर मेंशन ले आते हैं। यह मेंशन यानी हवेली काफ़ी पुरानी थी। यहाँ की वाइब काफ़ी क्रीपी थी। सचिन की ऐसी हालत देखकर विमल प्लान करता है कि वो सचिन को डराएगा। इसलिए ये लोग सचिन को अकेला छोड़कर मेंशन की दूसरी तरफ चले जाते हैं और वहां से अजीब आवाजें निकालते हैं। सचिन काफी डरता है। इसी दौरान इन लोगों को अजीब आवाजें सुनाई लगती नजर आने लगती है। बहुत सारी चीजें अपने आसपास नजर आने लगती हैं। ये लोग कुछ नेगेटिव एनर्जी को भी फील करते हैं। बार बार ऐसा लगता है जैसे इन्हें इनके पीछे से कोई देख रहा है। राघव ने इस हॉन्टेड हाउस की स्टोरी पढ़ी थी। जैसे ही उसे नेगेटिव फील होता है, ये लोग फौरन सचिन को ढूंढने लगते हैं और इस मेंशन से निकल जाते हैं। तो अगली सुबह सचिन को एक एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाने होता है। तो वहाँ का प्लान होता है और उसे जानना होता है कि उसके फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि ज़िंदगी बिल्कुल झंड चल रही होती है। ये तीनों भी सचिन के कहने पर एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर श्री और विमल के फिंगरप्रिंट्स ले लेता है, जिसके बाद वे उनके बारे में काफ़ी सच बातें बताता है। अंत में वो कहता है कि उनका फ्यूचर बहुत डार्क है, वो भीख मांगकर जिंदगी बिताएंगे और उनसे कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद राघव की बारी आती है, लेकिन ना एस्ट्रोलॉजर के पास राघव के प्रिंट को प्रिडिक्ट करने की सामग्री नहीं थी। इसलिए वो उन्हें सैटरडे को वापस आने के लिए कहता है। जाने से पहले ये सचिन का भी फिंगरप्रिंट दे देते हैं और बिना एस्ट्रोलॉजर को उनकी फीस दिए आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास एस्ट्रोलॉजर को देने के भी पैसे नहीं थे। ये लोग एस्ट्रोलॉजर को बोलकर निकलते हैं कि सैटरडे को पैसे दे देंगे, जिसके बाद वो अपने बाकी फ्रेंड्स के घर पे जाते हैं। अब तक सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। सचिन घर में आते ही सोने चले जाता है। रात को राघव, श्री और विमल तीनों डी कॉन्टे की बातें करने लगते हैं और राघव उन्हें उसकी कहानी सुनाता है। तो दरअसल आज से तकरीबन 300 साल पहले जब भारत में अंग्रेजों का राज था, तब कोई लॉर्ड जॉन्डी बिजनेस टाइकॉन हुआ करता था, जो कि आधी चेन्नई का मालिक था। उसने अपनी बीवी के बर्थडे पर स्पेशल नेकलेस बनाने का प्लान किया। वो दुनिया भर के माहिर सुनार की मदद से अपनी वाइफ को एक ऐसा नेकलेस गिफ्ट करना चाहता था जो कि नायाब था। उसकी कीमत 100 करोड़ तक थी। उसकी पत्नी काफ़ी बीमार रहा करती थी, इसलिए वो अपने बच्चों को खत लिख के अपने पास बुलाती है, जो कि लिब्जन में पढ़ रहे थे। जब बेटे समुद्री रास्ते से इंडिया वापस आ रहे थे, तो एक एक्सीडेंट में उनकी डूबकर मृत्यु हो जाती है। ये खबर सुनकर जॉन की पत्नी और बीमार पड़ गई। इनफैक्ट वो मेंटली इल भी हो गई। इन हालातों में जॉन डी मॉन्टे डिसाइड करता है कि वो वापस अपने देश चले जाएंगे। इसलिए वो पहले अपना सारा कारोबार और प्रॉपर्टी को बेचने कैलकटा जाता है। इस काम में उसे 5 महीने लग जाते हैं और जब वो वापस आता है तो उसे अपनी पत्नी की हालत और बीमार लगती है। अब वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर से जब कंसल्ट करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी
3 मंथ प्रेग्नेंट है और उसके साथ इतनी ज़्यादा ज्यादती हुई है, ऐसा लगता है कि उसका रेप हुआ है और उसका पूरा यूट्रस खराब हो चुका है। डॉक्टर बताते हुए कहती है कि ऐसी हालत हमसे तो ठीक नहीं हो पाएगी, हमें बाहर इन्फॉर्म करना पड़ेगा और दूसरे डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा। लेकिन डिमोंटे अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं चाहता था और ना ही चाहता था कि ये सब बातें बाहर जाए। इसीलिए वो डॉक्टर को मना करता है कि आपको जो कुछ भी करना है इसी हवेली में रहकर कीजिए। डॉक्टर मना कर देती है। वो कहती है कि ये सब कुछ मेरे प्रोफेशन के अगेंस्ट है। डिमोंटे को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही डॉक्टर को मार डालता है। साथ ही वो अपने हवेली के सभी नौकरों को भी शूट करने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इन्हीं में से किसी ने मेरी बीवी के साथ ये हरकत की होगी। शूटिंग की आवाज सुनकर गांव वाले हवेली तक आ जाते हैं और गुस्से में वो लोग इस हवेली को जलाने लग जाते हैं। डिमोंटे समझ जाता है अब गांव वाले उसे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो पीछे पिस्टल लगाता है और पिस्टल की गन वहाँ पर चला देता है जहाँ पर पेट्रोल होता है और फिर उसके बाद वहाँ पर आग लगा देता है और इस वजह से पूरी हवेली जल जाती है। उसमें डिमोंटे, उसके सारे नौकर, उसकी बीवी सब मर जाते हैं। तब से ऐसा माने जाने लगा है कि डिमोंटे की बीवी, उसका जो नेकलेस है ना, उस पर श्राप आ गया है, वो कर्स्ड हो गया है, जिसकी वजह से कोई भी उस नेकलेस को अगर चुराना चाहेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और तो और जो कोई उस नेकलेस को कहीं भी ले जाए, लेकिन वो नेकलेस अपने आप ही वापस उस हवेली में आ जाएगा। उस इंसिडेंट के बाद कई लोग हवेली में रहने भी गए, लेकिन कोई भी उनमें से जिंदा नहीं बच पाया, जिसके बाद डिमोंटे मैंशन को हॉन्टेड माना जाने लगा। श्री और विमल इस कहानी को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन राघव रिवील करता है कि वो उस रात हॉन्टेड हाउस एक्सप्लोर करने ही नहीं गया था, बल्कि वो नेकलेस लेने गया था। राघव उस नेकलेस को बैग से निकालता है और दिखाता है, बताता है कि वो 100 करोड़ का नेकलेस है। कहता है कि यार, हम इतनी गरीबी में जी रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्यों ना हम इस नेकलेस को बेच दें। और प्लान बनाता है कि अगर हम इस नेकलेस को पूरा बेचेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए हम लोग इसे थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे और अमीर हो जाएंगे। इसके बाद राघव रूम की टीवी को ऑन करता है, जहाँ पर जापानीज हॉरर मूवी लगाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली टीवी में इनकी ही फुटेज प्ले होने लग जाती है, जैसे इनका लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा हो। थोड़ी देर बाद श्री उठकर टॉयलेट जाने लगता है, लेकिन विमल कहता है कि उसको जाना है। अब जब वो टॉयलेट में जाता है विमल, वहाँ पर जो मिरर रखा होता है वहाँ देखता है तो उसकी आईज वाइट हो जाती है और एक अदृश्य शक्ति उस पर अटैक कर देती है। उसके सर को वॉश बेसिन पर पटक देती है और फिर गीजर में बिजली के करंट से उसे मार देती है। फिर राघव एंड श्री उसके पास जाते हैं, लेकिन वह मरा हुआ मिलता है। राघव कमरे में रखी कैंडल को जलाता है और जैसे ही श्री के पास आने लगता है, वैसे ही उसकी आईज भी वाइट हो जाती हैं और वो सचिन के पास रखी हुई कैंडल लेके जाता है। श्री उसे ये सब करने से रोकता है, लेकिन उसके सर के ऊपर तो भूत सवार हो जाता है। वो पेट्रोल गिरा देता है और खुद को आग की लपट बनाकर जला जाता है और वो खुद भी जल जाता है। श्री बहुत कोशिश करता है उसको बचाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब श्री की बारी आती है, जो एकदम घबरा जाता है। वो बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। फिर वो बाहर निकलने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोल देता है और सब वाइट हो जाता है। और इसके बाद समझ में आता है कि ये सब इन तीनों की डेथ की ही वीडियो थी, जिसे ये तीनों टीवी में देख रहे थे। जिसके बाद टीवी का सिग्नल कट जाता है। अब टीवी में ये तीनों देखकर डग एकदम घबरा जाते हैं
और यहाँ अजीब बात यह थी कि टीवी में जिसके भी मरने की बारी आती थी उसकी आंखें एकदम वाइट हो जाती थी। ये तीनों लोग डिसाइड करते हैं कि वो टीवी को बंद कर देंगे, लेकिन ना यह टीवी तो रिमोट से बंद हो रहा था और ना ही पावर सप्लाई को ऑफ करने से। इनफैक्ट जब ये लोग कमरे की लाइट को ऑन करते हैं तो रूम की सारी बल्ब टूट जाती हैं। ऐसे में ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कॉल करते हैं हेल्प, और वहाँ एक वर्कर की हेल्प मिलती है। लेकिन ना ये लोग अपने कमरे का दरवाज़ा खोल पाते हैं। इनको बंदा बाहर ही दिख रहा था। ये गेट खोलने की कोशिश करते हैं तो पीप की बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है, जिसकी वजह से श्री के कान से खून निकल जाता है। श्री दोबारा कॉल करता है। कॉल करने पे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला वर्कर बोलता है कि वो उनके घर आया तो था और श्री ने उसे फ्यूज ठीक करने के 50 रुपए भी दिए। इस पॉइंट पे ये तीनों दोस्त काफ़ी डर जाते हैं। श्री दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। अब हमें ये समझ में आ जाता है कि यह सब कुछ एक रियलिटी में होने वाला था। श्री दरवाज़ा तो खोल नहीं पाता, लेकिन वो एक बात का खुलासा करता है। दरअसल लास्ट डे जब ये लोग एस्ट्रोलॉजर के यहाँ से निकले थे तो श्री को एस्ट्रोलॉजर का कॉल आया था। एस्ट्रोलॉजर श्री को बहुत अर्जेंट बात बताना चाहता था, लेकिन कॉल पर बैकग्राउंड म्यूजिक होने की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एस्ट्रोलॉजर कह रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इसलिए श्री जल्दी में एस्ट्रोलॉजर के घर गया, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा वहाँ एस्ट्रोलॉजर ने अपने आप को पंखे पर लटका लिया था और सुसाइड कर लिया था। इसका मतलब ये था कि वह एस्ट्रोलॉजर कुछ तो जानता था जो इन्हें बताना चाहता था, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो उनका भला नहीं चाहता था। ये सब बताने के बाद राघव कहता है कि अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करो, और ये लोग फौरन उस कॉल की रिकॉर्डिंग को ऑन करके अपने फ़ोन में सुनने लगते हैं। उन्हें पता लगता है कि जब एस्ट्रोलॉजर ने सचिन के फिंगरप्रिंट को स्टडी किया तो उसे पता चला कि सचिन एक दिन पहले ही मर चुका है। यानी कि इन तीनों का दोस्त, जो कि फिलहाल इन सब घटनाओं के दौरान आराम से अपने रूम में सो रहा था, वो सचिन नहीं बल्कि कोई और था। ये बात जानकर श्री, राघव, विमल काफ़ी डर जाते हैं और वो कमरे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं। गेट तोड़ते हैं, हर एक चीज़ तोड़ते हैं, लेकिन जैसे हर एक चीज़ एक चट्टान की बन गई हो, वो बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में राघव सजेस्ट करता है कि उसके पास एक होजा बोर्ड है जो कि स्पिरिट को अपने पास बुलाती है और उससे पता चल जाता है कि स्पिरिट आसपास है या नहीं। क्योंकि वो एक स्टोरी राइटर था और वो भी हॉरर स्टोरीज के लिए, तो वो ये सब कुछ ट्राई करता रहता था, इसलिए उसने इस बोर्ड को रखा है। फिर तीनों दोस्तों ने बोर्ड की मदद से एक स्पिरिट को कांटेक्ट किया, जो कि फॉर्चुनेटली एक गुड स्पिरिट थी। यह स्पिरिट यस या नो के माध्यम से बताती है। वो उनकी मदद नहीं कर सकती, वो बताती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती और अंत में ये तीनों मर जाएंगे। ये सब जानकर सभी बहुत घबरा गए। श्री इन सब में विश्वास करने से मना कर देता है और बोलता है कि ये सब चीज़ें बकवास हैं, मैं नहीं मानता ये सब कुछ, हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे, ऐसी चीज़ों को तो आग लगा देनी चाहिए। और तभी बोर्ड में अपने आप आग लग जाती है। इसी दौरान सचिन नींद से उठता है, फ्रिज खोलता है, पानी पीता है और फिर से सो जाता है। ये तीनों दोस्त घबरा जाते हैं। अब बोर्ड में आग लगने की वजह से वो बोर्ड एक एरो शेप बन गया था। अब ये एरो तेजी से स्पिन करने लग जाता है। स्पिन करने के रुकने के बाद ये एरो राघव की तरफ पॉइंट करता है। अब तक ये लोग इतना तो समझ जाते हैं कि अब मरने की बारी राघव की है। इसके ठीक बाद राघव की आई वाइट हो जाती है और राघव को अपने सामने डी मोंटे की स्पिरिट दिखती है, जो अन्य दोनों को नहीं दिखती। राघव चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, लेकिन ना तो श्री को और ना ही विमल को उसकी आवाज़ आती है।
वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। दिन राघव एक मार्कर लेकर टीवी पर लिखता है, हे विल किल अस। और तभी अचानक कोई अदृश्य शक्ति उस पर अटैक करती है और उसे वॉशरूम में खींच कर ले जाती है। वहां राघव की ठीक वैसे ही मृत्यु हो जाती है जैसे हमने टीवी पर विमल को मरते हुए देखा। इसका मतलब ये कि टीवी में जो जो दिखाया गया वो सच था। जस्ट दैट विमल की दिखाई थी और राघव की हुई है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस था। राघव जल कर मरा था, यानी विमल और श्री में से कोई तो जल कर मरेगा, इसीलिए आखिरी इंसान शायद बचकर निकल पाए। तभी अचानक विमल नोटिस करता है कि श्री की आंख वाइट हो गई है। श्री खुद को मिरर में देखता है और वो समझ जाता है कि अब मरने का नंबर उसका है और विमल बच जाएगा। वो विमल पर चिल्लाने लगता है कि विमल अब तो तू बहुत खुश हो गया होगा, तू बच जाएगा। विमल को भी उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। श्री गुस्से में आता है और विमल को अटैक कर देता है, जिससे कि विमल नीचे गिर जाता है और तभी उसकी आइज़ वाइट हो जाती है और श्री बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। नीचे गिरते ही विमल एकदम से जल जाता है। उस पॉइंट पर हमें ये समझ में आता है कि जब राघव मरा था, विमल सदमे में माइक्रोवेव के पास गया और वो पटका। माइक्रोवेव के पटकने से उसके ऊपर उसका फ़ोन चला गया और माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पर सामने पानी था, पानी में लीकेज हो गया और पानी ज़मीन पर दौड़ने लगा और माइक्रोवेव का करंट उस पानी में, और विमल उसी करंट पर गिर गया और जलकर मर गया। उसके मरते ही श्री को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विमल मर जाए। वो ये सब कुछ खुद नहीं कर रहा था, बल्कि उससे करवाया जा रहा था। तभी अचानक पूरा कमरा एकदम से ठंडा पड़ जाता है। इनफैक्ट पूरे कमरे में हर जगह बर्फ जमने लगती है। श्री नोटिस करता है कि उसके कमरे का एक हिस्सा उस बर्फ की आगोश में नहीं था, क्योंकि वहाँ गॉड की मूर्ति और फोटोज लगी थी। श्री कमरे के उस हिस्से में जाता है और नोटिस करता है कि अगर वो ठंडे वाले हिस्से में जाता है तो उसकी आंख वाइट हो जाती है, लेकिन गॉड के एरिया में रहता है तो वो नॉर्मल रहता है। अब वो समझ जाता है कि गॉड की प्रेजेंस में डिमोंटे की आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री फौरन उस हिस्से में लग रही खिड़की को तोड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो खिड़की को तोड़कर बाहर निकल पाता, सचिन उठकर आ जाता है और उसे बुलाने लगता है। उसे गिल्ट में डालता है कि श्री, मैंने कहा था ना, मत जाओ उधर। श्री उसकी बातों में आने लगता है। जैसे ही वो उसे लेने के लिए जाता है, उसे एस्ट्रोलॉजर की बात याद आ जाती है कि सचिन तो पहले ही मर चुका है। वो सचिन से कहता है कि भाई, इस जगह पर आ जा, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अब उसे समझ में आ जाता है कि सचिन तो नहीं है, वो तो मर चुका है, वो तो पजेस्ड है। श्री फौरन खिड़की को तोड़कर उस बिल्डिंग से नीचे उतर जाता है। उतरने के बाद फाइनली वो कूदकर सड़क पे आता है। श्री भागते हुए एक टी शॉप पे पहुंचता है, जहां दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। श्री उनसे मदद मांगता है कि देखिए, मेरे दोस्त वहां फंसे हुए हैं, चलिए प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। बट सरप्राइजिंगली वो दो लोग ऐसे एक्ट कर रहे थे मानो वो दोनों श्री को सुन ही नहीं पा रहे। और जब श्री गुस्से में उस एक आदमी को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है तो उसका हाथ आर पार चला जाता है। अब श्री को समझ आता है कि वो लोग ना तो श्री को सुन पा रहे थे, ना देख पा रहे थे, यानी कि श्री भी मर चुका है। श्री को ये समझ नहीं आता। श्री भागकर उस जगह पर जाता है जहां से वो बिल्डिंग से कूदकर नीचे आया था और देखता है कि रॉड में उसकी लाश टंगी हुई है, यानी कि बिल्डिंग से उतरते वक्त
वो इन रॉड्स पर गिरकर मर गया और यह उसकी आत्मा है जो यहाँ वहाँ दौड़ रही है। तभी रोड पर एक ट्रक आ जाता है। इस ट्रक के अंदर श्री को सचिन बैठा हुआ दिखता है जो कि हंस रहा है और डिमोंटे वाली लॉकेट को पहनकर बैठा हुआ है। इस पॉइंट पर लॉकेट के कर्ज की बात याद आ जाती है जिसके तहत ये लॉकेट अपने आप वापस डिमोंटे मैंशन में वापस चला जाता है। कोई भी इसे चुराता है ये वहां से निकलता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डिमोंटे कॉलोनी की कहानी। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग उसे देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छी लगेगी। आपको हमारी मूवी कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमें कौन सी मूवी सजेस्ट करेंगे ये भी हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये मूवी भी एक सब्सक्राइबर ने ही सजेस्ट की थी और उन्हीं के कहने पर हमने ये मूवी बनाई है। अब कृपया करके अपने सजेशन हमें ज़रूर भेजिए, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।